नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलर का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस सिद्धांत। लॉरेंस कोहलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलर एक अमेरिकी वैज्ञानिक, उनका मानना था कि बच्चों में नैतिकता यानी मॉरलिटी जन्म से नहीं होती, बल्कि ये समाज के साथ जुड़कर एक क्रम में विकसित होती है। उन्होंने बच्चों की नैतिकता को परखने के लिए नैतिक दुविधाओं यानी मोरल डायलेमास की कहानी सुनाई। ठीक है, उन्होंने उनके बच्चों की नैतिकता को परखने के लिए क्या एक कहानी सुनाई, यानी इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है एक कहानी से। ठीक है, तो हेंज ने कोलबर्ग ने कौन सी कहानी सुनाई, देख लेते जानने। हेंस की दुविधा, कहानी का नाम क्या था? हेंस की दुविधा यानी द हेंस डायलेमा। इसमें उन्होंने क्या बच्चों को सुनाया? यूरोप में एक महिला कैंसर से पीड़ित थी। ये एक कहानी दोस्तों। यूरोप में महिला कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों के अनुसार केवल एक ही दवा जो उसकी जान बचा सकती थी, जिसे उसी शहर के एक फार्मेसी ने खोजा था। दवा की लागत बहुत कम थी, लेकिन फार्मेसी उसके लिए $2000 यानी लगभग 10 गुना मांग रहा था, यानी उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा मांग रहा था। महिला के पति का नाम हेंस था। हेंस ने पैसे उधार मांगे, लेकिन वो केवल $1000 इकट्ठा कर सका। उसने फार्मेसी से मिन्नतें की कि उसकी पत्नी मर रही है, इसलिए दवा सस्ती दे दो। लेकिन फार्मेसिस्ट ने साफ मना कर दिया और कहा, मैंने ये दवा खोजी है और मैं इससे पैसे कमाऊंगा। कोई और रास्ता ना देखकर हेंज ने उसी रात दवा दुकान का कांच तोड़ा और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरा ली। ठीक है, ये एक कहानी थी, ये एक कहानी की पृष्ठभूमि थी। अब इस कहानी से हेंज ने क्या किया? ये बच्चों को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने का उनका मकसद क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? उनका कहानी सुनाने का उद्देश्य, उन्होंने बच्चों से पूछा कि हेंज ने सही किया है गलत। उनका ध्यान बच्चों के हाँ या ना पर नहीं था। मीन्स उनका उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चे हाँ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। उनका ध्यान यानी उनका उद्देश्य इस बात पर था कि बच्चों ने अपने उत्तर के पीछे क्या तर्क निकाला, क्या लॉजिक निकाला। ठीक है, यानी बच्चों ने अपना उत्तर दिया तो उसके पीछे उनका लॉजिक क्या था। ठीक है, इसी लॉजिक को समझकर हेंज ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत में उन्होंने 3 मुख्य स्तर बताए, 3 लेवल बताए, और हर एक लेवल की 2 अवस्थाएं, 2 स्टेजेस बताई। ठीक है, इसलिए इसमें 3 मुख्य स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं हो जाती है। ठीक है, आइए जान लेते हैं उनके स्तर क्या थे और क्या अवस्थाएं थी। ठीक है दोस्तों, तो हेंज साहब का जो पहला स्तर है, जो पहला स्तर है, पहला लेवल है, वो क्या है? उसका नाम है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें जो बच्चे की आयु होती है, यानी जिसकी आयु क्या हो, 4 से 10 वर्ष, यानी इसमें उस बच्चे को रखा जाता है जिसकी आयु 4 वर्ष से 10 वर्ष होती है। इस थ्योरी को समझने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के बच्चों को या अपने खुद पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या कहा ये देख लेते हैं। इस स्तर पर बच्चे को सही या गलत ज्ञान नहीं होता, नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा तय होती है। यानी जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, इसमें उनको सही या गलत का ज्ञान नहीं होता, नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा तय होती है। इस अवस्था के यानी इस स्तर के 2 अवस्थाएं हैं, यानी इस लेवल के 2 स्टेजेस है। पहले स्टेज का नाम है, पहली अवस्था का क्या नाम है? आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यानी जो पहला अवस्था है उसका नाम है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। बच्चे का व्यवहार दंड से बचने के लिए होता है। वो सोचता है कि जिस काम के लिए सजा मिले वो गलत है। यानी इसमें बच्चा क्या सोचता है अपने दिलो दिमाग से, कि बच्चे का जो व्यवहार तय होता है वो दंड से होता है, यानी उसे दंड मिलेगी तो वो सही करता है, अदरवाइज वो गलत करता है। तो जो उसका काम होता है, जो उसमें सोचने का तरीका होता है, वो किससे तय होता है? सजा मिलने से होता है। ठीक है, वो सोचता है कि जिस काम के लिए सजा मिले वो गलत है। जैसे स्कूल में टीचर में लोग गलत काम के लिए बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, तो वो क्या देखा जाता है कि हाँ ठीक है ये गलत है, इसके लिए हमको मार पड़ेगी, तो ये काम हमको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला स्तर होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एवं पनिशमेंट। दूसरी अवस्था क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? सदनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। इस स्टेज का नाम है जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। ये भी पहले स्तर में आता है। इसे जैसे को तैसा की अवस्था कहते हैं। यहाँ बच्चा सिर्फ अपना फायदा देखता है। जैसे तुमने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी तुम्हारी कॉपी फाड़ दूंगा, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसमें बच्चा क्या सोचता है कि जैसे उसने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं उसके साथ भी सेम वैसा ही व्यवहार करूंगा। उसने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं उसकी कॉपी फाड़ दूंगा। तो इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। ठीक है दोस्तों, तो पहली अवस्था, पहला स्तर क्या था? पूर्व पारंपरिक अवस्था। उसमें 2 स्टेज थे। 2 स्टेज क्या थे? पहला स्टेज आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए काम को करता है। ठीक है, दूसरी अवस्था
ठीक, क्या अवस्था थी? सदनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, जिसको टिट फॉर टैट बोलते हैं, जिसको जैसे को तैसा बोलते हैं। इसमें बच्चा सिर्फ अपना फायदा देखता है कि जैसे उसने मेरे साथ किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो 4 से 10 वर्ष के आयु को इसमें रखा जाता है। अगला स्तर देख लेते हैं। अगला स्तर क्या है? अगला स्तर दोस्तों पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेट लेवल, कन्वेंशनल लेवल। इसमें किस वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? इसमें 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों को अपना लेता है। वो वही करता है जिसे समाज सही मानता है, यानी इस लेवल पे बच्चा वही करता है जिसे समाज सही मानता है। ठीक है, वो उस लेवल को अपना लेता है, उस चीज को अपना लेता है, उस नियम को अपना लेता है जिससे समाज सही मानता है और समाज गलत मानता है। इसके भी दो स्टेज हैं। पहला स्टेज क्या है? पहली अवस्था क्या है? लड़का अच्छा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था है, यानी गुड बॉय नाइस गर्ल। देख लेते हैं इसमें क्या है। बच्चा दूसरों के सामने अच्छा दिखने और प्रशंसा पाने के लिए नैतिक व्यवहार करता है, यानी इसमें बच्चा क्या सोचता है? हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। ठीक है, लोग हम बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग हमारी बुराई करेंगे, हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, यानी हमारी तारीफ नहीं करेंगे। तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेज क्या है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था है। बच्चा दूसरों के सामने अच्छा दिखने और प्रशंसा पाने के लिए अपना नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा स्टेज क्या है? कानून एवं सामाजिक व्यवस्था की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं सामाजिक व्यवस्था की अवस्था। ये नियम क्या कहता है? बच्चा मानता है कि समाज के नियम सर्वोच्च हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बच्चा क्या मानता है? कि समाज के नियम सर्वोच्च हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। नियमों का पालन करना उसका कर्तव्य है। जैसे रेड लाइट को बच्चा समझ जाता है कि रेड लाइट हमको नहीं तोड़नी है, उसका नियम को पालन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चाहे उसके जान उसमें चली जाए, लेकिन वो उसके नियम को नहीं तोड़ता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? कानून एवं समाज की व्यवस्था का पालन करता है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्तर यानी नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल के नेम है उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? आइए देख लेते हैं। ये नैतिक स्तर का सर्वोच्च स्तर है, यानी ये सर्वोच्च स्तर है। इसमें किस वर्ष के ऊपर के, यानी 13 वर्ष के ऊपर के बालक को इसमें रखा जाता है। यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों से बंधा नहीं रहता है, बल्कि अपने स्वयं के सिद्धांत पर चलता है। यानी जो बच्चा होता है वो समाज के नियमों से इस पर बंधा नहीं होता, वो अपने सेल्फ नॉलेज की वजह से, सेल्फ ज्ञान की वजह से वो अपने सिद्धांत पर चलता है। यानी उसे जो सही लगता है वो करता है, जो गलत लगता है वो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी दो अवस्थाएं होंगी, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। पहली अवस्था का क्या नाम है दोस्तों? पहली अवस्था सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। व्यक्ति मानता है कि नियम लोगों की भलाई के लिए है। यदि कोई नियम समाज या जीवन के लिए हानिकारक है तो उसे बदला जा सकता है। इसमें क्या है कि नियम जो होता है वो समाज की भलाई के लिए होता है। अगर कोई नियम समाज के लिए हानिकारक पहुंचाता है तो उसे बदला जा सकता है। जैसे कोलबर्ग ने अपनी कहानी में यानी हेंस की दुविधा में क्या बताया कि चोरी करना तो गलत है, लेकिन उस चोरी से अगर किसी की जान बच रही है तो बच्चा उसे सही मानता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, अगली अवस्था क्या है? अगली अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथनिक प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति संपूर्ण मानवता की भलाई के लिए अंतरात्मा कॉन्साइंस की सुनता है। वो दूसरों की जान या अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। ये सबसे आखिरी का लेवल होता है। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी उसके अंदर यूनिवर्सल एथनिक प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है। वो अपनी अंतरात्मा की सुनता है, यानी वो सिर्फ अपनी सुनता है। वो दूसरों की जान या अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। जैसे आप लोग देखते होंगे दोस्तों, भगत सिंह, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बानियां दे दी। तो ये होती है सबसे लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कोलबर के 6 स्टेज, जिसके 3 लेवल थे। पहला लेवल था पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशन लेवल। दूसरा स्तर था कन्वेंशन लेवल। तीसरा स्तर पोस्ट कन्वेंशन लेवल। सबकी दो दो अवस्थाएं थी। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, साधनात्मक सापेक्ष अवस्था, जिसको बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेट, टिट फॉर टैट यानी जैसे को जैसा। तीसरा स्टेज था गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी लड़का अच्छा दिखने की और अच्छा प्रशंसा पाने की कोशिश करता है। तीसरा था लॉ एंड ऑर्डर, यानी बच्चा नियम कानून का पालन करना सीख जाता है। वो वही करता है जो समाज में नियम कानून बनाए गए हैं। तीसरा है, पांचवा स्टेट क्या है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा समाज
समाज या जीवन के लिए हानिकारक है तो उसे बदला जाता है। यानी उसमें ये समझ लेता है कि जो भी समाज के लिए हानिकारक है उस नियम को तोड़ा जा सकता है। जैसे चोरी करना, अगर किसी की जान बच जाती है तो चोरी वो जायज़ है। छठा स्टेज क्या था? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथनिक प्रिंसिपल। इसमें बच्चा अपने कॉन्साइंस को सुनता है, अपनी अंतरात्मा सुनता है। अगर किसी की जान बचाने के लिए उसको अपनी जान भी जोखिम में डालनी होती है तो वो उसको जोखिम में डाल देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के हमको आज़ादी दिलाई। तो ये क्या होती है? ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एक है नैतिक दुविधा, एक है नैतिक तर्कना। ठीक है, यानी मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग। नैतिक दुविधा क्या होती है? सही और गलत के बीच निर्णय लेने में उत्पन्न होने वाली मानसिक उलझन। यानी जब आप सही और गलत में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। और नैतिक तर्कना ये क्या होती है दोस्तों? मॉरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में निर्णय लेते समय सोचने समझने की प्रतिक्रिया या तर्क। यानी जब आप सही और गलत के बीच अपने तर्क चुन लेते हैं, यानी सही और गलत को पहचान लेते हैं, तब उसको बोलते हैं नैतिक तर्कना। ठीक है दोस्तों, तो ये दो वर्ड आप लोग याद रखिएगा, ये दो वर्ड से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कोलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।